लास्ट 20 से 30 दिन में एफएमजी को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्लियर करना है, सीधी बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ये एक वीडियो डाला था कि लास्ट 7 दिन में क्या करना है, उसमें बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया था। और जैसे कि कमेंट सेक्शन पे आप देख सकते हो कमेंट पे कि यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बस ये एक ही वीडियो देखा था और ये देख के उनको पता चल गया था कि कैसे अप्रोच करना है, और कोई भी वीडियो नहीं देखा था। उन्होंने बोला है, आई केम जस्ट टू कमेंट बिकॉज द वीडियो डिजर्व ए बीट ऑफ क्रेडिट ऑफ माई पासिंग. It might sound a little unbelievable, but this is the only video I watched about FMG preparation, and thank you so much for making it. I had exactly 9 days before the exam, और ये सब वो बहुत एक लंबा सा एक कमेंट लिखे हैं। तो मैं सोचा कि ऐसा ही एक वीडियो क्यों ना आप लोगों के लिए बनाया जाए, लेकिन 20 से 30 दिन अगर आपके पास है तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो पे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को, और कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, और बहुत सारे यूट्यूबर ये बोले होंगे आप लोगों को, बहुत सारे टीचर्स ये बोले होंगे, लेकिन आप लोगों को अपने पे भरोसा करना होगा। पहले तो आपको ये माइंडसेट करना होगा कि ये वाला जो अटेम्प्ट है, ये वाला जनवरी वाला अटेम्प्ट मेरे लिए है और मेरे क्लियर करने के लिए ही है। मुझे डॉक्टर बनाने के लिए ये एग्जाम हो रहा है और मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगा। वैसे माइंडसेट से इसको अप्रोच करना है। पहली बार तो ये है, ये अगर नहीं हुआ तो आप उसको क्लियर कर ही नहीं सकते। देन सेकंड पॉइंट पे, एग्जाम को आपको समझना होगा। कोई भी एग्जाम आप देते हैं वो क्या पूछना चाहता है, कैसे अप्रोच करना है उसको, वो समझना होगा आप लोगों को। जैसे कि एफएमजी की अगर मैं बात करूं कि ये एक एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप लोग उसको थ्योरी में उसको घुस के बार बार रट्टा मार के कोई फायदा है नहीं। आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है वो लास्ट में वही मैटर करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बार रिवीजन कर लेते हैं, एमसीक्यूज बहुत कम बार करते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि आप लोगों को नॉलेज तो है कुछ चीज़ों का, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन दिस डिजीज वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सेकंड बेस्ट चॉइस क्या है। कोई एक सिनारियो है तो वहाँ पे कैसे उसको अप्रोच करना है। कहाँ पे बोल दिया गया है कि फास्ट इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया है और वहाँ पे हमें पता चल गया कि ये डिजीज़ है, लेकिन उसका जो मार्कर है वो कितने लेवल में होगा तभी उसको डिजीज़ है बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यू करके ही पता चलेगा। और एमसीक्यू आपको कौन सा करना है, एमसीक्यू आपको पीवाईक्यू ही करना है। अभी के लिए आप कोई भी कस्टम मॉड्यूल ये सब वो सब छोड़ दीजिए। पीवाईक्यू का अगर कस्टम मॉड्यूल मिल रहा है या पीवाईक्यू ही मिल रहा है तो पीवाईक्यू कर लीजिए। कोई भी ऐप में आप जाएंगे तो 2024, 2025, 2026 ऐसे करके सारे ईयर का एमसीक्यूज वहाँ पे होगा, वो आप कर लीजिए। एक सब्जेक्ट आप खत्म कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू खत्म कर लीजिए। पीवाईक्यू कौन सा करना है, जैसे कि आपको एफएमजी का तो करना ही करना है, देन आईएनआईसीटी का भी करना है, नीट पीजी का भी करना है। कैसे अप्रोच करना है, पहले एफएमजी का खत्म कर लीजिए 5 साल का, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है 3-4 साल का भी कर लीजिए। देन नीट पीजी का 3 साल का तो कर ही लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट नीट पीजी से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से पूछ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। देन थर्ड में आईएनआईसीटी का जो रिसेंट वाला है एटलीस्ट वो तो कर लीजिए, रिसेंट आईएनआईसीटी का एग्जाम वो क्लियर कर लीजिए। देन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है, और आईएनआईसीटी नीट पीजी का करके भी आपको एफएमजी में कैसे पूछ रहा है वो आपको पता चलेगा। और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि लास्ट जो ईयर्स के क्वेश्चन थे उस हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा तो चेंजेस होंगे नहीं, तो वो उस हिसाब से देखिए। देन आपको ये देखना होगा कि ये एग्जाम आपसे क्या चाहता है। आपसे ये चाहता है कि बेसिक नॉलेज आपके पास हो, आप जब कल एक क्लिनिशियन हो तो आपके पास कुछ एक बेसिक नॉलेज हो। तो उसके हिसाब से इंडिया में प्रिविलेंट डिजीजेस जो ज़्यादा है, जैसे कि बॉर्न है सर्जरी में, देन ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, देन जीआईटी सिस्टम के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लिवर से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप सर्जरी में देख लीजिए। देन आप मेडिसिन में अगर जाएंगे तो कार्डियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देन र्यूमाटोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, देन हमारे नेफ्रोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको कैसे अप्रोच करना है, कौन सा नेफ्रोटिक डिजीज़ है, कौन सा नेफ्राइटिक है, चिल्ड्रेन में कौन सा डिजीज़ कॉमन है नेफ्रोटिक वाला, कौन सा नेफ्राइटिक वाला कॉमन है। देन टीबी के रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है टीबी बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि टीबी को ख़त्म करना है। देन फॉरेंसिक से कुछ क्वेश्चंस, देन पैथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पैथोलॉजी को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। और मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको पहले अप्रोच करो। अभी जो आपके पास टाइम है तो उसमें ये करो कि पहले मेन सब्जेक्ट को ख़त्म कर लो, बाद के लिए मत रखो। यानी कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, देन पीडिया, ये सबको लास्ट के लिए मत रखो, क्योंकि आपके पास अगर कम टाइम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा।
तो अभी पहले पहले ये जो मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसको ख़त्म कर लो। मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि उससे ज़्यादा पूछते हैं, उसका मतलब ये है कि उसको रिवीजन तो आपको करना ही करना है, तो उसको पहले ख़त्म कर लो। देन जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको नहीं करना, उसको करना है लेकिन इसके बाद करना है। जैसे कि आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, देन जितने भी बाकी फॉरेंसिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी जितने भी हैं वो सबको कर लो। रेडियोलॉजी ऐसा एक चीज़ है जो कि आपको मेडिसिन, सर्जरी सब में थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, तो वो आपका हो जाता है। तो आपको जब एमसीक्यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा रेडियोलॉजी करना है या नहीं करना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले एमसीक्यूज खत्म कर लो, और देन जीटी अगर देना है तो अभी आपके पास 7 से 10 दिन है, उसके अंदर ही जीटी दे दो। लास्ट के 20 डेज में आपको कोई जीटी नहीं देना। वैसे आप अलग से अप्रोच कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त लास्ट दिन में भी जीटीज दिए हैं, लेकिन मैं जीटी को इसलिए मना कर रहा हूँ लास्ट डेज में, क्योंकि अगर आपका कम मार्क आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है, आपको देना है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे रिवीजन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। और सबसे बड़ी बात अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी नया सोर्स में नहीं घुसना है, कोई भी फोमो में नहीं घुसना है। आपको अभी लग रहा है कि वहाँ पे ये सेशन चल रहा है, वहाँ पे अभी प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आएगा, वो सेशन चल रहा है, ये मैम वो कर रहे हैं, वो सर वो बता रहे हैं, तो आपको वैसे में नहीं घुसना। अभी जो आप पढ़ चुके हैं, अभी जो आप बेस अभी बना चुके हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई नोट से आप पढ़ रहे हैं, वही नोट को बार बार पढ़ते जाइए। कोई आप वीडियो से पढ़े हैं, आरआर से पढ़े हैं, तो वो उसको रिवाइज करिए। देन अभी कोई नया सोर्स आपको नहीं निकालना है, जो सोर्स आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको एमसीक्यूज करना है। अगर आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज मैंने ख़त्म तो कर लिया है, देन रिवीजन भी मैंने कर लिया है, लेकिन याद नहीं आ रहा, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एमसीक्यू जो आप किए हैं, यानी कि पीवाईक्यू जो आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, उसको रिसेट डालिए और फिर से और एक बार उसको करिए। क्योंकि एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको हेल्प करेगा, ट्रस्ट में। इस बात में आप मुझे ट्रस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पहले आया है, पहले साल, दूसरे साल, आप जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चलेगा। यानी कि 2023 में क्वेश्चन और 2024 का क्वेश्चन टॉपिक जो है वो रिलेटेड था या नहीं, वो आपको पता चलेगा। जो 2024 का, 25 का रिलेटेड था या नहीं, वो पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस उसी हिसाब से, उसी रिलेटेड आएंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, उसको आपको एम्फासाइज करना है। देन कोई भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो क्लिनिकल बेस्ड है। सारे जो आपका नॉलेज है वो सब मिला के हो रहा है। यानी कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आप उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसा है नहीं। मतलब आपको मेडिसिन अगर आप खत्म कर लिए, आप क्वेश्चंस में जाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो कोरिलेटेड है एनाटॉमी के साथ, पैथोलॉजी के साथ, और वो क्वेश्चंस आपका तभी सॉल्व होता है जब आपका सारा खत्म होता है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है जब पहली बार आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। जब आपका रिवीजन एक बार पूरा खत्म हो जाएगा, 2 बार खत्म हो जाएगा, तब देखना आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने लगेगा। देन आपको कितना टारगेट करना है, 150 आपका पासिंग मार्क है, आपको 300 टारगेट करना है, 200 से ऊपर तो करना ही करना है। देन अभी डेली टाइम टेबल बना लो अपने हिसाब से, क्योंकि आप 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना से आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास एक नॉलेज होगा कैसे आपको याद रहता है। आपको सुबह पढ़ने से याद रहता है, रात को पढ़ने से याद रहता है। तो मैं ऐसे एक टाइम टेबल आपको नहीं बताऊंगा कि सुबह आपको इतना घंटा पढ़ना है, बाद में इतना घंटा। आपके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो, लेकिन फिक्स्ड बना लो, एक जगह पे लिख लो अभी टाइम टेबल, और उसको आपको फॉलो करना ही करना है। अभी सोशल मीडिया को पूरा भूल जाना है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपके पास 6 महीना है, तब क्या करना है, उसका अप्रोच अलग रहता है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास 1 ही महीना है, सारे सोशल मीडिया को आपको भूल जाना है, सारी चीज़ को, कॉन्टैक्ट्स को आपको निकाल देना है, आपके दिमाग से सब कुछ निकाल देना है कि लोग क्या कहेंगे, वो अगर मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे, अगर पास हो गए तो क्या, वो भी नहीं सोचना। अभी आपको बस क्लियर करना है ये कि एग्जाम और आपके बीच अभी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन आपका जो भी आप पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक में आप जब घुस रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप जब घुस रहे हैं, तो उसी दिन आप जो पहले कल 1 दिन पहले पढ़े थे उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। मैं क्या करता था, देखिए ऐसे अगर मेरे पास नोट्स है तो नोट्स को मैं ऐसे करके सीधा ऐसे कर लेता था, यानी कि कुछ कुछ देखा देखा लगता था। तो वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चल सकते हैं। देन कुछ हाई टॉपिक्स उसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में आपको जितना भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके बारे में जानना होगा, उसका बेसिक्स जानना होगा, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो जानना होगा। देन फार्माकोलॉजी में ड्रग्स ऑफ चॉइस, वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ मिला के वो आएगा।
बायोकेम के जितने भी साइकिल्स हैं उसको आपको जानना होगा, कितने एटीपीज बनते हैं, कितने एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो सब जानना होगा। ऑब्स गायनी में इंस्ट्रूमेंट, स्टेजिंग, कैंसर का स्टेजिंग, देन बहुत सारे बेसिक ऑब्स गायनी आप जब पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो बहुत सारी चीज़ ऐसे याद रह जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स है कॉन्ट्रासेप्टिव जन जितने भी टॉपिक्स हैं उसका बेसिक्स तो आपको जानना चाहिए। सी ए ब्रेस्ट, सी ए एंडोमेट्रियम, सी ए ओवरी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक में जितने भी आईपीसीस हैं वो आपको देखना है, बैलिस्टिक इंजरीज आपको देखना है, देन पोस्टमार्टम के बाद यानी कि डेथ के बाद क्या क्या होता है, डेथ टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है, और इलेक्ट्रिक्यूशन, ये सब का जो इमेज वाला क्वेश्चन आता है उसको आपको देखना है। हैंगिंग में कैसा इमेज वाला क्वेश्चन आता है, कंप्लीट हैंगिंग क्या होता है, पार्शियल हैंगिंग क्या होता है, उसको आपको देखना है। देन डेथ के कितने टाइम बाद कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन प्री एग्जाम डे, 2 दिन है एग्जाम के लिए, आपको अभी क्या करना है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जब भी एग्जाम होता है तो लास्ट दिन में मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता अपने आप को, लेकिन जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया जो पहले मैं ख़त्म कर लिया था उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि 10 दिन हो गया होता है तो बस देख लेता हूँ एक बार तीनों सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे करके देख लेता हूँ। पढ़ना ऐसा नहीं है कि पूरा बैठ के एक एक सब्जेक्ट को पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। हमें बस एमसीक्यूज क्लियर करना है, हमें एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उस अप्रोच से आप चलिए। आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे ये सब्जेक्ट का सारा कुछ याद होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। मुझे सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो याद होना ही चाहिए, सारे टॉपिक्स का कुछ ना कुछ याद तो रहना ही चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपके पास 4 एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसको देखने के बाद आपको याद आ ही जाएगा। इसलिए बेसिक्स तो आप क्लियर कर ही लीजिए। देन स्लीप शेड्यूल, ये मैं हमेशा हर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट के साथ बताता हूँ। एग्जाम आपका क्योंकि सुबह रहता है, मिड डे रहता है, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। उस टाइम पे सोने का टाइम अभी मत बनाइए, अभी से अपने दिमाग को कैलकुलेटिव वे में उसको रखिए। आपका जो सर्केडियन रिदम है उसको उस हिसाब से ट्रेन करिए कि रात को सोना है, सुबह अच्छे से पढ़ना है, तो उस हिसाब से स्लीप साइकिल को क्लियर करिए। और लास्ट के दिन में स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन मैं जब ये बोलता हूँ तो लास्ट टाइम मुझे कुछ स्टूडेंट बोले थे, क्योंकि आपने बोला था कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें एग्जाम के पहले दिन सो नहीं पाए थे, तो एंग्जाइटी हो गया था हमें कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे। एंग्जाइटी आपको लेना नहीं है, उतना टेंशन आपको लेना नहीं है। एग्जाम है, आपको एग्जाम की तरह उसको अप्रोच करना है, जिंदगी की तरह अप्रोच नहीं करना है। मैं समझ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन स्लीप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले अच्छे से नींद जैसे पूरा हो वो ट्राई करिए। और कोई भी ऐसा स्लीपिंग पिल्स या कोई एंग्जाइटी पिल्स जो आपने पहले से ट्राई नहीं किया है उसको नया ट्राई मत करिए, क्योंकि बहुत सारे मैं साइड इफेक्ट्स देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स में, और बाद में वो पछताए हैं। तो वैसा अप्रोच मत करिएगा। देन एग्जाम हॉल में आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और वहाँ पे आपके पास जो मॉनिटर होगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करने जा रहे होंगे तो 10 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए बस होगा वो मॉनिटर में, कि कैसे अप्रोच करना है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे आप अगर मार्क फॉर रिव्यू में डाल रहे हैं तो क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू को कैसे हटाना है, या कैसे क्वेश्चंस करने के बाद नेक्स्ट में जाना है, फिनिश मत कर देना, नेक्स्ट में जाना, वो उस हिसाब से सब कुछ आपको लिखा होगा। वो चेंजेस होता रहता है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको पढ़ के आपको पता चल जाएगा। और जैसे भी आप अपने ऐप्स में एग्जाम देते हैं वैसे ही है वो, तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नया सिस्टम है लेकिन वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। देन एक सलाह जो सारे टीचर्स देते हैं कि नेवर चेंज आंसर्स। जो आंसर आपका इंट्यूशन से आता है, जब आप बार बार पढ़े रहते हैं, रिवीजन करे रहते हैं, तो देखने के बाद आपको लग जाता है कि ये होगा ऑप्शन। लेकिन आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आप सोचते हैं कि वो जो क्वेश्चन था उसमें शायद मैंने गलत कर लिया, और जाके आप चेंज कर लेते हैं। फिर बाद में आपको पता चलता है कि जो पहले मारा था वो सही था, क्योंकि इंट्यूशन जो है वो बहुत हेल्प करता है आपका, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, इतनी बार रिवीजन कर चुके होते हैं। तो आंसर जब तक आपको श्योर नहीं है कि आंसर गलत है तब तक आप चेंज मत करिए। अब अगर आपको कन्फ्यूजन है, 60-40 का भी कन्फ्यूजन है, तब भी आप चेंज मत करिए। एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद जो फीलिंग्स होगा वो लाइफ चेंजिंग होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो बोलते हैं ना कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वैसा हो जाएगा। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जो लोग वहाँ पे क्लियर करेंगे एग्जाम, नीचे जाके कमेंट पे लिखना कि ये वीडियो मैंने देखा था और अभी मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, आपका कितना मार्क्स था वो आप बताना वीडियो के नीचे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।